हे गाइस, माय नेम इज़ पुनीत बिष्ट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो हमारे जेई नीट या फिर बिटसेट में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा खिंच सकता है, तो जिसके पास यार टाइम थोड़ा कम हो वो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, और वहाँ से उनको रेफ़र कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो हमारा इस साल का जेई मेंस हुआ था जनवरी 2020 और सितंबर 2020, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए एक बार उन पे नज़र डाल लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं काइनेमेटिक्स जो क्वेश्चन आए थे हमारे दोनों मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन से। जनवरी 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे और सितंबर में जो जेई हुआ था उसमें 9 क्वेश्चन। लॉज ऑफ मोशन से जनवरी में 8 क्वेश्चन, सितंबर में 10 क्वेश्चन। वर्क पावर एंड एनर्जी से जनवरी में 6 और सितंबर में केवल एक क्वेश्चन आया था। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन से 8 क्वेश्चन हमारे जनवरी में आए थे और 12 क्वेश्चन सितंबर में। रोटेशनल मोशन से 6 जनवरी, 17 सितंबर में। ग्रेविटेशन से 5 जनवरी में आए थे और 10 सितंबर में आए थे। सॉलिड से 4 जनवरी में आए थे, 3 सितंबर में आए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से 5, 9। थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री से 2 और 9। एसएचएम से 2 एंड 4। वेव एंड साउंड से 6 एंड 9। केटीजी एंड थर्मोडाइनमिक्स 13 एंड 21। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 13 एंड 21। करंट इलेक्ट्रिसिटी 12 एंड 13। करंट इलेक्ट्रिसिटी केवल एक सिंगल चैप्टर है, बाकी चैप्टर्स की हमने यूनिट्स की बात की है। तो आप देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो हमें इस चैप्टर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस भी करने की ज़रूरत है। और ये चैप्टर जो है ये चैप्टर छोटा भी है, तो इस चैप्टर को आप जल्दी कवर अप कर सकते हो। चीज़ समझ आ रही है? आगे देखते हैं। मैग्नेटिज्म जो पूरी यूनिट है उससे 10 क्वेश्चन जनवरी में आए थे, 18 सितंबर में। ईएमआई एंड एसी से 6 जनवरी में, 14 सितंबर में। रे ऑप्टिक्स से 8 जनवरी में, 1 सितंबर में आया था। वेव ऑप्टिक्स से 4 एंड 9। मॉडर्न फिजिक्स से 12 एंड 21। और ये मॉडर्न फिजिक्स में पूरा एटम्स, न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिविटी वगैरह इंक्लूडेड है। ठीक, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम से 6 एंड 9। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम जनरली इग्नोर कर लेते हैं, छोटा चैप्टर है, पता भी नहीं चलता बीच में कब आया कब गया। राइट, तो इससे देखो जनवरी में जो आए थे वो 5 क्वेश्चन आए थे और सितंबर अटेम्प्ट में हमारे 10 क्वेश्चन आए थे। तो ये चैप्टर काफ़ी ज़रूरी है, छोटा है, 2 घंटे का चैप्टर है यार, ख़त्म हो जाता है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस मिसकंसेप्शन में मत रहना कि ये चैप्टर नहीं आता है। राइट, अगला चैप्टर देखते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें 3 जनवरी में आए थे और 14 हमारे सितंबर में आए थे। तो ये तो हुआ हमारा 2020 के एग्जाम्स का एनालिसिस। अब देखते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस चैप्टर से हमें क्या क्या पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट चैप्टर आता है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत छोटा चैप्टर है यार, 3 घंटे में आप इस चैप्टर को आराम से ख़त्म कर सकते हो, पूरा एडवांस लेवल तक। राइट, लेकिन हम यहाँ पे मेंस और नीट की ही बात करेंगे ज़्यादा। तो शुरू करते हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो है सबसे पहला क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। अब भैया ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहाँ अप्लाई होते हैं? जैसे हमें दे दिया पोजीशन को टाइम के साथ रिलेट करके, या फिर v इक्वल टू समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे दिया, तो वहाँ से आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा dv बाई dt से। अगर आपको पोजीशन निकालनी होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था एक शिफ्ट में, तो ये जरूर देख लेना, बहुत छोटी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है। अगर ये क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपको बहुत दुख होने वाला है एग्जाम के बाद। राइट, इसके बाद आती है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है वो भी आप लोगों को याद रखनी है। और एक 4th इक्वेशन भी आती है जो हमारे tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है, तो उसको भी आप याद रख लेना। या फिर उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है एच टी एथ इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी माइनस 1 सेकेंड, वो आपको याद रखना है। आगे आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल कोई नई चीज़ नहीं है, वहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम लगाते हैं। ठीक, सिर्फ एक्सेलरेशन को ग्रेविटी से रिप्लेस कर लेते हैं और साइन कन्वेंशन हमारा यूज़ में आ जाता है। उसके बाद रिलेटिव मोशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स जो फ्री फॉल एक साथ कर रहे हो वहाँ पे हमारा रिलेटिव मोशन लगता है। राइट, तो इस तरीके से रिलेटिव मोशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहूँगा रिलेटिव मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, जिसका एप्लीकेशन आगे भी होगा अभी। राइट, इसके बाद ग्राफ पे हम नज़र डालेंगे। तो ग्राफ में हमारे यार देखो एक्स टी ग्राफ, पोजिशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और वेलोसिटी का ग्राफ, एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं। और बच्चे जनरली एक्सेलरेशन पोजीशन और वेलोसिटी पोजीशन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जाम में यही पूछ दिया जाता है और बच्चे कभी कभी फंस जाते हैं। हो सकता है आप में से 90% लोगों को ये आता होगा, लेकिन जो 10% है यार वो भी इन दोनों ग्राफ्स को छोड़ना मत बिल्कुल भी। इनका एनालिसिस भी एक बार देख के जाना, याद नहीं रखना है कुछ भी, बस देखना है कि इसको एनालिसिस करते कैसे हैं ग्राफ्स का। यहाँ पे याद रखने लायक चीज़ कुछ नहीं होने वाली है। राइट,
सेकंड चैप्टर आता है हमारा मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन में सबसे पहले तो आपको वेक्टर्स पढ़ना है। वेक्टर्स में सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, केवल यही 3 चीज़ें आपको जनरली पूछी जाएंगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, सबसे सिंपल टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है, और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब जो हम जनरली देखते हैं हमारा फ्लोर से फ्लोर वाला प्रोजेक्टाइल, राइट, तो उसको हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थोड़ा सा इसको कहीं इलेक्ट्रोस्टैट से मिक्स कर दिया जाता है, जैसा इस बार जेईई एडवांस 2020 में इन्होंने प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रोस्टैट से मिक्स किया था, राइट। तो मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे प्रोजेक्टाइल को किसी और चीज़ से मिक्स कर दिया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये 2 रिलेटिव मोशन की जो एप्लीकेशन होती है, एक रिवर स्विमर प्रॉब्लम हो गई हमारी और साथ ही साथ रेनमैन प्रॉब्लम, दोनों का नाम आपने सुना होगा, करे भी होंगे काफ़ी क्वेश्चन। और आता है एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में टपक सकता है, हमारे एडवांस में तो पूछा ही जाता है और नीट में भी आने के चांसेस पूरे बने हुए रहते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। तो यार पहले तक क्या होता था कि जब हम एनालिसिस करते थे जेईई मेंस के पिछले पेपर्स का, तो लॉज ऑफ मोशन के हमें काफ़ी कम क्वेश्चन देखने को मिलते थे। लेकिन अगर हम 2020 का एनालिसिस देखें तो हमें लॉज ऑफ मोशन का दिखेगा कि जनवरी 2020 में 8 क्वेश्चन आए और सितंबर 2020 में 10 क्वेश्चन आए। और साथ ही साथ जो लॉज ऑफ मोशन है तो पूरी फिजिक्स का बेस है, तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। इस चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, राइट। लॉज ऑफ मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा यार, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये आपका मॉडर्न फिजिक्स तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। उसके अलावा पुली के जो सिस्टम्स होते हैं, पुली स्प्रिंग सिस्टम्स या फिर पुली और स्ट्रिंग के सिस्टम, राइट। उसके बाद एक अपीयरेंट वेट या फिर स्यूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट आता है, और उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। 2019 का अगर आप जेईई मेंस के एनालिसिस करोगे तो भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ब्लॉक ऑन एन इंक्लाइन प्लेन के, राइट। फोर्थ चैप्टर आता है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। सबसे सिंपल चैप्टर मैं कहूँगा फिजिक्स में, वर्क, पावर एंड एनर्जी। और आधे क्वेश्चन यहाँ पे वर्क के जो फॉर्मूला होता है ना, उसी पे बेस्ड हमें मिल जाते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो वर्क का फॉर्मूला जो वेक्टर फॉर्म में होगा, उसके अलावा वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स, एक्सप्रेशन फॉर पावर, और एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो आता है वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये वर्क डन कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस फॉर्मूले को याद जरूर रख लेना, क्योंकि एग्जाम में भी काम आता है। आगे जब आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेरिवेशन करोगे, वहाँ पे भी आपको ये फॉर्मूला यूज में आता है, राइट। अगला चैप्टर आता है सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन में सबसे पहला, सबसे बेसिक चीज़ कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, और इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिछले जेईई मेंस हमारा जब से हुआ है, उससे पहले AIEEE जब होता था उसमें भी पूछे गए हैं। नीट में तो आते ही आते क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट्स निकालने के, राइट। उसके बाद बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट ड्यूरिंग मोशन। आपने देखा होगा ना, ये प्रोजेक्टाइल है, हाईएस्ट पॉइंट को 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ गिरेगा। भले इसकी एक ट्रिक होती है याद रखने की, सेंटर ऑफ मास हमेशा जितनी उस प्रोजेक्टाइल की ओरिजिनल रेंज होती है वहीं पे गिरता है। लेकिन अगर आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में पूछ दिया उसने, तो आपको फिर डिराइव करना पड़ेगा उस चीज़ को कि कैसे हम निकालें। तो इसलिए आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपकी बॉडी 2 फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, उन क्वेश्चंस को ध्यान में देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। मेंस में पूछे जा सकते हैं, नीट में कम चांसेस है हालांकि आने के, लेकिन जेईई मेंस में काफ़ी ज़्यादा चांस बने हुए होते हैं इनके आने के। उसके बाद कोलिजन इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का कोलिजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 डायमेंशन का कम कम ही पूछा जाता है, लेकिन 1 डायमेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 1 डायमेंशन में भी आपका एक तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन और एक इलास्टिक कोलिजन, ये दोनों टाइप के कोलिजन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं रोटेशनल मोशन की तरफ। इस चैप्टर से जनरली क्या होता है यार, बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इस चैप्टर के कुछ बेसिक चीज़ें अगर आपको आती है ना, तो आपको पूरा चैप्टर ही आता है, ये आप समझ सकते हो। और मेंस में काफ़ी ज़्यादा सरल क्वेश्चन इस बार भी पूछे गए थे, पिछली बार भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए थे। हाँ, एडवांस में कह सकते हैं कठिन क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस और नीट में इसके डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उठा देते हैं या फिर फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हमें सबसे पहले तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको आनी चाहिए, मोस्ट यूज थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज हमें देखने को मिल जाता है, राइट। आगे टॉर्क एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क का आपको फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर फॉर्म में भी आप देख सकते हो, और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो इस चैप्टर की जान है, राइट। आगे तक काम आने वाला है इस चैप्टर के एंड तक। उसके अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। डेरिवेशन आप याद रख सकते हो रॉड का और स्फीयर का, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछा जा चुका है मेंस में।
और बाकी सबके लिए आपको केवल फॉर्मूले याद रखने की ज़रूरत है, डेरिवेशन में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। उसके बाद आता है हमारा कि जब हम पुली को डिस्क, सिलेंडर या फिर रिंग से रिप्लेस कर लें, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा टॉर्क का कॉन्सेप्ट लग जाता है, राइट। इसको हम जनरली एक हेडिंग से भी पढ़ते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इनटू रोटेशनल मोशन। इस हेडिंग के अंडर में हम इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको करने की काफ़ी ज़रूरत है, मेंस में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, नीट में जनरली कम आते हैं यहाँ पे से क्वेश्चन। उसके बाद रॉड पाइवोटेड एट एन एंड, मतलब एक एंड पे ये रॉड है, यहाँ से आपने इसको क्लैंप किया हुआ है, उसके बाद इस रॉड का मोशन हो रहा है, राइट। तो उस टॉपिक को भी आपको पढ़ना है, और रोलिंग मोशन तो आता ही आता है एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, राइट। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन के ऊपर। सबसे पहली चीज़ तो वेरिएशन ऑफ जी इन डिफरेंट केसेस की, किसी एल्टीट्यूड पे क्या है, किसी डेप्थ पे क्या है, अर्थ की रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है ग्रेविटेशन पे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी, केपलर के लॉज, और मोस्टली यार जो केपलर का थर्ड लॉ है, T² प्रोपोर्शनल टू R3, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद ग्रेविटेशन से जो भी ग्राफ्स आपको दिखेंगे, और वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स, जैसे इस बार जेईई 2020 में पूछा गया था, डेंसिटी दी गई थी, मास डिफाइंड नहीं था, और हमें निकालना था इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो अगर हम इंटीग्रेशन लगा के मास निकाल लेते तो हमें सिर्फ Gm/r² वाला फॉर्मूला यूज़ करना था, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस भी बने रहते हैं, राइट। और जब से 25 क्वेश्चन अब आने हैं हमारे पास, 2019 तक क्या था 30 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब तो 25 है, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हायर है, तो यहाँ पे इंटीग्रल की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, राइट। अगला पॉइंट आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से। यहाँ पे आपको यंग मॉड्यूलस पे क्वेश्चन देखने को जनरली मिल जाता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आता है वो यंग मॉड्यूलस के ऊपर ही आता है, राइट। उसके बाद आता है पॉइजन्स रेशियो, जो सिग्मा निकालते हैं हम, राइट। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन, दोनों का फॉर्मूला एक ही आता है, इसलिए दोनों को साथ में लिखा हुआ है, और एक बल्क मॉड्यूलस भी आपको इसमें पढ़ना है। चीज़ समझ आ रही है। अगला चैप्टर आता है हमारा थर्मल एक्सपेंशन। इसमें एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, जेईई मेंस में पूछा गया है, एडवांस में पूछा गया है, नीट में पूछा गया है, बिट सेट में पूछा गया है, जो फॉर्मूला वो है स्ट्रेस ऑन अ क्लैम्प्ड रॉड, राइट। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट निकलता है F=YA∝ इसको आप यंग्स मॉड्यूलस के फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हो, और अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो यार आपके वो सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन हमें नीट में भी पूछा गया है, जेईई में भी, और एडवांस जेईई में भी। चीज़ समझ आ रही है। आगे लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन आपको पढ़ना है, और रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, यहाँ पे रिलेशन भी लिखा गया है, α=β/2 = γ/3, राइट। नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारे पे हीट ट्रांसफर एंड कैलोरीमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है यार, इस बार जेईई में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे, राइट। पहला टॉपिक इसमें आता है थर्मल रेजिस्टेंस। सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, और उसी रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जब कोई दो रॉड्स या फिर दो ब्लॉक्स हमारे सीरीज या पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, राइट। थर्ड चीज़ आती है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ अगर आप यहाँ पे सीख लेते हो तो ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी काम आएंगी, और आपकी साथ ही साथ जो कैपेसिटेंस वाला चैप्टर है वहाँ पे भी आपकी काम आएगी, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो आता है हमारा dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ΔT, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। स्टीफन्स लॉ आपको याद रखना है, रेडियंट पावर का जो फॉर्मूला होता है और रेडियंट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। ज़्यादा डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, केवल फॉर्मूले याद रखोगे तो भी काम बन जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है वो है टेम्परेचर एट द इंटरफेस ऑफ टू रॉड्स इन सीरीज। वो हमें कह देंगे यार कि आपकी ये दो रॉड्स हैं, दो रॉड को उन्होंने सीरीज में लगाया गया है, इस एंड का टेम्परेचर हमें दिया गया है सपोज T1, और इस एंड का टेम्परेचर दिया गया है T2। तो आपको बोल देगा जो इनका इंटरफेस सरफेस है यहाँ पे कितना टेम्परेचर होगा, राइट। यहाँ पे कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, केवल हमारा जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है उसको हम इक्वल कर लेते हैं, राइट। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो कैलोरीमेट्रिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे कुछ नहीं, हीट लॉस्ट इक्वल टू हीट गेन का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक। अगर ये चीज़ आपको आती है तो आप कैलोरीमेट्री का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इस बार के जेईई में भी पूछा गया था वो हमारा आइस और वाटर वाला क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबली आता ही है कैलोरीमेट्री से, राइट। आगे बढ़ते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स की तरफ। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमें पूछा गया था, सबसे पहले आते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड बर्नौलीज थ्योरम पे, राइट। उसके बाद टॉरिसेली थ्योरम, और टॉरिसेली थ्योरम में हम निकालते क्या है, फ्लक्स वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। थर्ड चीज़ बॉयंसी और उसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, राइट। फोर्थ चीज़ आती है सरफेस टेंशन एंड वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन।
उसके बाद आते हैं हम एक्सेस प्रेशर फॉर सोप बबल एंड वाटर ड्रॉपलेट पे। चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्टोक्स लॉ और राइज ऑफ वाटर इन अ कैपिलरी या फिर फॉल ऑफ मरकरी। होता क्या है, कैपिलरी में वाटर तो राइज करता है लेकिन मरकरी क्या करता है, मरकरी उल्टा करता है, वो फॉल करता है। चीज़ समझ आ रही है। ये आप बुक में देखोगे, आपको डिटेल में मिल सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केटीजी यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। तो काइनेटिक थ्योरीज ऑफ गैसेज में सबसे पहले आपको जितनी भी वेलोसिटीज़ होती हैं हमें वो पढ़ना है। जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है या फिर मीन वेलोसिटी इसको बोलते हैं। ये तीनों वेलोसिटीज़ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, राइट। इसके बाद स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेज। मिक्सचर अगर गैस मिक्स की गई है उसका हमें कोई बोल देगा कि ऑक्सीजन मिक्स है, हाइड्रोजन मिक्स है, तो हम मोनोएटॉमिक गैस, डायएटॉमिक गैस का हमको गामा पता है, राइट। वहाँ से हम गामा मिक्सचर निकाल लेंगे और वहाँ से सीपी ऑफ मिक्सचर और सीवी मिक्सचर हम फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ का यार एक फॉर्मूला नहीं होता, इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं अलग अलग। कोई प्रेशर के टर्म में होता है, कोई मास के टर्म में होता है, कोई टेम्परेचर के टर्म में होता है, कोई बोल्ट्जमान कांस्टेंट के टर्म में होता है, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में वो किसी भी रिलेशन पे बेस क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका अगला जो टॉपिक आता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल, राइट। मोल के लिए क्या होता है 3/2 RT और मॉलिक्यूल के लिए 3/2 KT, जहाँ पे K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर आते हैं, वो है हमारा थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में क्या है हमारा, सबसे पहले तो आपको डिफरेंट प्रोसेसेस, चाहे आपकी आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, साइक्लिक प्रोसेस है कोई, या फिर आइसोबारिक प्रोसेस है, हर केस में आपको वर्क डन निकालना आना चाहिए, राइट। उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद साइक्लिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं, उसको आपको याद रखना है, राइट। और उसके बाद कार्नोट्स हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, इसकी इफ़िशियंसी का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में भी जनरली क्वेश्चन आता है कि इफ़िशियंसी का जो फॉर्मूला है वहाँ से हमें दे देगा, इफ़िशियंसी दे देगा, कोई टेम्परेचर दे देगा, बोल देगा कि हमें लोअर टेम्परेचर बता दो या फिर सिंक का टेम्परेचर बता दो, राइट। इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस बार आया भी था जेईई मेंस में। इसके बाद आते हैं एसएचएम चैप्टर के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको एसएचएम की इक्वेशन आनी चाहिए। उसके बाद फेज डिफरेंस के जो डिफरेंट फार्मूले होते हैं वो आने चाहिए आपको, जैसे डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, राइट, या फिर डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू डेल्टा टी। ये चीज़ें समझ में आ रही है ना आपको। इसके बाद आपको टाइम पीरियड याद रखना है, किस किस का, सिंपल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम और स्प्रिंग के जो सिस्टम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। इसके बाद आता है टाइम पीरियड ऑफ अ रोलिंग बॉडी कनेक्टेड विद स्प्रिंग। आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन कि आगे से एक रोलिंग बॉडी लगा दी जाती है, पीछे से स्प्रिंग लगी होती है और पीछे हिंज होती है, राइट। तो हमको बोल दिया जाता है कि ये रोलिंग बॉडी का टाइम पीरियड निकाल दो। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखोगे तो बहुत सरल पड़ जाएगा, आप आधे मिनट में निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप वहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करने में लग जाओगे तो आपको मिनिमम 7 से 8 मिनट लगेंगे, राइट। तो आप अपने 6 मिनट बचा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ और यह है 11th का लास्ट चैप्टर, जिसको हम कहते हैं वेव्स, राइट। यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव आपको याद रखनी है, राइट। काफ़ी सरल इक्वेशन होती है, उसकी कोई कॉम्प्लेक्स तो है नहीं। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। डिफरेंट मीडिया बोलने का मतलब है यार कि वैल्यू नहीं याद करनी है, जो फॉर्मूले होते हैं ना, जैसे एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में बोल दिया V इक्वल टू रूट टी बाई म्यू, या फिर बोल दिया एक रिजिड रॉड है वहाँ पे रूट यंग मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी, राइट। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है, कहाँ किस तरीके से वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, राइट। उसके बाद आता है इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है यार, I इक्वल टू हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर वी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इंटरफ्रेंस ऑफ वेव्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब 11th से पढ़ते आ रहे हो, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। स्टेशनरी वेव का के जो फॉर्मूले होते हैं यार, 2 फॉर्मूले निकलते हैं स्टेशनरी वेव के, वो भी आपको याद होने चाहिए। ऑर्गन पाइप्स और रेजोनेंस एयर कॉलम, दोनों का फंडा सेम है, काफ़ी आसान सी चीज़ें होती हैं, तो याद रखें आप इसको भी। वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी तो आप ऐसे ही निकाल सकते हो, वहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ सकती है, वेवलेंथ निकालनी पड़ सकती है, राइट। उसके बाद बीट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यार, जनरली इसको डॉपलर इफेक्ट से मिक्स करके पूछा जाता है, राइट। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट होता है हमारा बीट्स का। और बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F1 माइनस F2, सीधे सीधे। उसके बाद प्रेशर वेव आपको याद रखनी है, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको याद रखना रिकमेंडेड है, राइट। डॉपलर इफेक्ट क्वेश्चन लगभग आता ही आता है, लगभग गारंटीड क्वेश्चन है, राइट। डॉपलर इफेक्ट को कभी बीट से मिक्स कर देगा, कभी ऑर्गन पाइप से मिक्स कर देंगे, राइट। चीज़ समझ आ रही है। आगे बढ़ते हैं अब 12th के चैप्टर्स के ऊपर। 12th में पहला चैप्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स।
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में सबसे पहली चीज़ आती है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। मतलब हमें या तो बोल देगा वो 3 चार्ज दे देगा, अब बोल देगा इन चार्जेस को प्लेस करो इस तरीके से कि तीनों इक्विलिब्रियम में रहे, राइट। या फिर कितनी डिस्टेंस पे हम एक चार्ज को प्लेस करें 2 चार्ज के बीच में कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं आगे भी, राइट। अगला आता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर 2 कंडक्टर आर ब्रिंग इन कॉन्टैक्ट। मतलब अगर हमने 2 कंडक्टर है हमने कॉन्टैक्ट में रखा, ठीक, फिर उन दोनों को हटाया तो उन दोनों पे अब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसके लिए भी डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी आता है और आप कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वेरिएबल चार्ज। वेरिएबल चार्ज में फिर से आ जाएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। आपको फिर से इंटीग्रेशन करके पूरा चार्ज निकालना पड़ेगा। आपको या तो लीनियर डेंसिटी दी होगी या वॉल्यूमेट्रिक या फिर सरफेस डेंसिटी दी होगी, तो आपको वहाँ से क्या करना है, टोटल चार्ज निकालना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में वैल्यू को डाल देना है, राइट। उसके बाद आता है गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गॉस लॉ को हम अप्लाई कैसे करते हैं। अब एग्जाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको पूछेगा कि स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। उसने आपको एक नया सरफेस जनरेट करके दे दिया और वो बोलेगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आपको गॉस लॉ अप्लाई करते कैसे हैं ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, राइट। इसके बाद आता है फ्लक्स रिलेटेड टू क्यूब। इसका मतलब ये नहीं है क्यूब से क्या फ्लक्स निकल रहा है, नहीं। सपोज करो कि आपके कॉर्नर पे उसने कोई चार्ज रख दिया, राइट, या फिर किसी वर्टेक्स पे उसने चार्ज रखा है, या फिर किसी फेस सेंटर पे उसने एक चार्ज रख दिया और पूछ दिया कि कितना फ्लक्स निकल रहा होगा, राइट, या फिर किसी एंड सेंटर पे रख दिया, तो वहाँ पे आप आराम से डिस्ट्रीब्यूशन देख करके चार्ज की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। उसके बाद आता है डाइपोल और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, राइट, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये दोनों चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। यहाँ से तो इसकी जनरली फॉर्मूला ही डिराइव होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। उसके बाद आता है पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल्स। स्फेरिकल सेल के कारण क्या पोटेंशियल होता है और सॉलिड स्फीयर के कारण क्या पोटेंशियल होता है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे इलेक्ट्रोस्टैट से याद करो, और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वहाँ पे भी ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। और जो पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ होता है यार, पोटेंशियल या रेडियस का ग्राफ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और पहले पूछा जा चुका है, राइट। इसके बाद आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। कुछ नहीं होता है, हर एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल के सबको टोटल करना होता है, राइट। अगला चैप्टर आता है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन वो काफ़ी कम पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और वो कैसे, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, राइट। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन, राइट। उसके बाद आता है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालने का, ये तो यही बात हो गई कॉम्बिनेशन की तरह। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ सी वी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है इसका एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। और एक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये भी आपको याद होना चाहिए, राइट। और कैपेसिटेंस की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, आपको पता है एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है और एक्सपोनेंशियली ही डिस्चार्ज भी होता है, राइट। तो इसके आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, राइट। और क्वेश्चन लिख के ले लो, आएगा ही आएगा यहाँ से, चाहे नीट में हो, चाहे जेई में हो, चाहे बिट सेट में हो, राइट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पे कोई सिस्टम दे देगा, सीरीज पैरेलल मिक्स करके दे देगा, पूछ दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या फिर करंट निकालो पूछ देगा, तो वहाँ से क्या करना पड़ेगा, पहले रेजिस्टेंस इक्विवेलेंस निकालोगे, राइट। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और साथ ही साथ पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हीटिंग इफेक्ट होता है जिसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट, सेल्स का कॉम्बिनेशन, ये भी हमारा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज और उसकी जो एप्लीकेशंस होती हैं, पोटेंशियोमीटर हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, राइट। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इन पे बेस क्वेश्चन भी आया है जनवरी 2020 में, राइट। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट करंट इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। अगर आपको कहीं पर पोटेंशियल निकालना हो वहाँ पे भी किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, आपको कुछ नहीं आता है इनमें से, आप तब भी किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, राइट। और ये केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी में नहीं, ये आपका पीछे थर्मल वाले चैप्टर में भी काम आएगा। कैपेसिटेंस, जब इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालनी होगी तब भी काम आएगा, कैपेसिटर में चार्ज निकालना होगा तब भी आपका किरचॉफ्स लॉ काम आएगा, राइट।
तो किरचॉफ्स लॉ को यार अच्छे से देख लेना, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, इसके दोनों लॉज जो है किरचॉफ का लूप लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, दोनों आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। अब आते हैं मैग्नेटिज्म की तरफ। पूरी यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। सबसे पहले आता है यार मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, उसकी रेडियस क्या होती है, उसका टाइम पीरियड और उसकी काइनेटिक एनर्जी, राइट। उसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ और इसकी एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पूछती है आपसे कि किसी थिन वायर के कारण आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो हम करते क्या हैं, हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं और वहाँ से फाइंड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस, हमारे वो रॉड के कारण क्या होता है, हमारे स्फीयर के कारण क्या होता है, राइट। स्फीयर तो नहीं बट मूविंग चार्जेस के कारण क्या होता है, चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्कुलर लूप। और ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो होता है, तो कोएक्सियल लूप रखी गई है, एक की एक्सिस ये है, एक यहाँ पे, और आपको इनके बीच में किसी पॉइंट पे हमको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये दो कोएक्सियल लूप से आप इस वाली लूप के सेंटर पे पोटेंशियल बता दो या फिर इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, राइट। चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं सोलेनॉइड और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पे। फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक मूवमेंट, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, ये भी जेई 2020 का सवाल है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन डिफरेंट केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपसे अगर आपके क्वेश्चन आ गया जहाँ पे आपको वैल्यू भी निकालनी है डायरेक्शन भी निकालनी है, आप वैल्यू तो निकाल लोगे फार्मूले से, लेकिन अगर डायरेक्शन निकालना नहीं आता होगा तो आपको क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए यार आपको फॉर्मूले के साथ साथ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं ये चीज़ भी अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज़ समझ आ रही है। इसके बाद आता है एंगल ऑफ टिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंगल ऑफ टिप। और इसके जो दो फॉर्मूले होते हैं, tan डेल्टा इक्वल टू tan डेल्टा 1 अपॉन tan डेल्टा 2, इस टाइप के जो दो फॉर्मूले होते हैं, cot स्क्वायर डेल्टा इक्वल टू cot स्क्वायर डेल 1 प्लस cot स्क्वायर डेल 2, राइट। ये दो जो फॉर्मूले होते हैं और कहाँ पे अप्लाई होते हैं, इन चीज़ों को भी आपको देखना है। इसके बाद आता है हिस्टेरेसिस लूप एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हिस्टेरेसिस लूप आप सबको पता होगी, उसके एरिया अंडर द कर्व हमें क्या दिखाता है, राइट। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और स्टील का पतला होगा या फिर हमारा सॉफ्ट आयरन का पतला होगा, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला चैप्टर आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर जिसको हम EMI बोलते हैं, राइट। यहाँ पे सबसे पहले लेंज लॉ आपको आना चाहिए और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अगर आपको डायरेक्शन निकालनी नहीं आएगी तो आप इस चैप्टर में बुरी तरह से फंस जाओगे, इसलिए आपको इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन होती है और जो लेंज लॉ हमारा है, राइट, ये दोनों चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारा फैराडेज लॉ, जो फैराडेज के 3 लॉ थे हमारे पास, इनको भी आने चाहिए आपको। मोशनल EMF का फॉर्मूला है काफ़ी ईजी है, E=B इंटू लेंथ इंटू वेलोसिटी, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको आना चाहिए और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालनी आपको आनी चाहिए। और डिफरेंट केसेस में एप्लीकेशन कैसे होगा, सपोज करो किसी ने बोल दिया कि आपके पास एक स्क्वायर है और बीच में एक स्मॉल सर्कुलर लूप है, तो आपको वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करनी है, तो आप कैसे करोगे, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन निकालने आने चाहिए, राइट। इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट में सबसे पहली चीज़ यार, अगर हमारे पास LC या फिर CR या LR LCR सर्किट है, तो वहाँ पे हमारा करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, राइट, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। और उसके बाद LCR सर्किट में इम्पेडेंस कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आने चाहिए। पावर निकालनी आपको आनी चाहिए LCR सर्किट की, और पावर फैक्टर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक। उसके बाद आता है ट्रांसफार्मर और इसकी क्या एफिशिएंसी होती है, और ट्रांसफार्मर में उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, राइट। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर ½ Li², राइट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एनर्जी डेंसिटी इन इंडक्टर सेम सिमिलर है, जैसा कैपेसिटर के केस में एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, वैसे ही इंडक्टर के केस में भी निकलती है। यहाँ पे जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, V²/2μ0, राइट। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जनरली छोड़ देते हैं बच्चे, बीच में 2 पेज का चैप्टर होता है, कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है बीच में चैप्टर भी है, राइट। लेकिन यार इस बार आपने देखा है काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में, प्रोबेबिलिटी या 2021 में भी पूछे जाएंगे इससे क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी नेग्लेक्टेड चैप्टर है, नेगोशिएटेड चैप्टर है, राइट। इसमें यार सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है, राइट। उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट निकालने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, जो E0/V0 होता है और C=1/√μ0ε0 वाले फॉर्मूलेज होते हैं, वो आपको आने चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ क्या है, जैसे एक्सरे की वेवलेंथ पूछ दी, गामा रे की वेवलेंथ पूछ दी आपसे, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन है ये चीज़ें, ठीक, फैक्ट्स हैं तो आपको याद होने चाहिए। अगर पूछ दिया आपसे तो आपके 4 नंबर इसी चीज़ पे डिपेंड करते हैं, राइट। और नीट में आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा भी है। केमिस्ट्री में भी आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है वहाँ पे एक्सरे गामा रे इनकी वेवलेंथ
दी गई हैं, आपको एनसीईआरटी में भी दी गई हैं, तो आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं, राइट। इसके बाद आते हैं रे ऑप्टिक्स। काफ़ी बड़ा चैप्टर है यार ये, लेकिन अगर इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट छाटे हैं तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए यार, नंबर ऑफ इमेजेस जब हमारे दो मिरर्स आपस में क्या है, इंक्लाइंड है, राइट। किसी एंगल पे इंक्लिनेशन दिया होगा और आपको वहाँ से नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करनी होंगी, राइट। उसके बाद आते हैं प्लेन मिरर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़। ये हमारे नीट के नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो नीट में पूछ देगा कि प्लेन मिरर की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो आपको टिक मारना होगा, राइट। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन काफ़ी ज़रूरी है, इनके बिना आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। लेटरल शिफ्ट, अपीयरेंट डेप्थ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन होती है, राइट। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे मिराज जो होता है हमारा डेजर्ट्स में, वहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है। और ऑप्टिकल फाइबर्स जो होते हैं, जेई एडवांस में पहले क्वेश्चन आ चुका है ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, राइट। आगे बढ़ते हैं प्रिज्म और उसके फॉर्मूले डिफरेंट केसेस में, मतलब एक थिन प्रिज्म के फॉर्मूले आते हैं, कहीं पे नॉर्मल प्रिज्म में आपको बोल देगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ, इमरजेंस एंगल बताओ, राइट। इस तरह के फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। लेंस इक्वेशन और लेंस मेकर्स फॉर्मूला। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर लेंस और मिरर का कॉम्बिनेशन भी आपसे पूछ सकता है, राइट। जनरली जेई मेंस फोकस हो सकते हैं इसके क्वेश्चन, नीट में तो कम पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन। आगे आते हैं यार वेलोसिटी ऑफ इमेजेस। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद नॉर्मल शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में नॉर्मल शिफ्ट कितनी होती है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स और से जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। आप भले ही कुछ ना पढ़ो यार ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दो ऐसी चीज़ें हैं यार जो आपको आनी ही आनी चाहिए, राइट। जेई 2020 चाहे जनवरी हो चाहे सितंबर हो, दोनों में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। 2019 में भी आए थे और 2018 में भी आए थे, राइट। लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो आपको इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स आना ही चाहिए। जो हमने वेव्स वाले चैप्टर में जो इंटरफेरेंस की बात की थी, सेम इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में भी है, राइट। और उसके अलावा मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है इंटरफेरेंस के टाइम पे, ये भी आपको याद होनी चाहिए। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिफ्रैक्शन चैप्टर आता है, डिफ्रैक्शन में केवल आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन को ही पढ़ना है। उसके बाद मार्लेस लॉ आना चाहिए आपको, जो हमारा पोलराइड्स के केस में होता है, राइट। और इस पर बेस क्वेश्चन भी जेई 2020 में आ चुका है। और ब्रूस्टर लॉ जो हमारा पोलराइजेशन एंगल की बात होती है, वो भी आपको आनी चाहिए, राइट। इसके बाद आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में एंटर करते हैं, डुअल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको डी ब्रोगलीज वेवलेंथ तो आनी ही आनी चाहिए। ये इस डी ब्रोगलीज वेवलेंथ पे पता नहीं कब से यार लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, हमारे जेई में भी क्वेश्चन आते हैं, बिट सेट में भी आते हैं, और जो बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे आप WB जेई में देखो, राइट, आप अपने CBSE बोर्ड में देखोगे, वहाँ पे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा, राइट। इसके बाद पढ़ते हैं वर्क फंक्शन। उसके बाद पढ़ोगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसकी इक्वेशन, ग्राफ और इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ग्राफ। इस बार जेई 2020 में ग्राफ ही पे क्वेश्चन आया था। मैं जिस शिफ्ट में था उस शिफ्ट में भी ग्राफ पे क्वेश्चन आया था और मैं गलत करके आया था, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यार, ग्राफ को अच्छे से देख लेना यार, आप कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़ कैसे निकलनी है, राइट। आगे आएगा मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालोगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फॉर्मूले होते हैं, राइट। जनरली इस चैप्टर में आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल फॉर्मूलेज देखने हैं, ठीक। और ग्राफ्स पे फोकस करना है यार। पूरी फिजिक्स में आपको एक टिप है यार मेरी तरफ से कि आप हर एक ग्राफ को अच्छे से देखो, क्योंकि यार पुराना जो पैटर्न चला आ रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्राफ एक ना एक हर पेपर में टपक ही रहा है, राइट। और अगर आपके पेपर में ग्राफ आता है और आप नहीं कर पाते हो तो बुरा भी लगता है यार, क्योंकि काफ़ी आसान सी चीज़ें होती हैं उन ग्राफ में, कोई नई चीज़ नहीं होती है। जो हम पढ़ रहे हैं उनको हमको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं एटम्स पे। एटम्स में आपको थ्योरी यार सीधे बोर्स मॉडल की थ्योरी आनी चाहिए आपको, और जो रेडियस, टाइम पीरियड और वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं ये भी आपको अच्छे से आने चाहिए, राइट। उसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं वो भी आपको आनी चाहिए, और ट्रांजिशन के दौरान जो वेवलेंथ निकलती है, जो फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n² माइनस 1/n², उसका एप्लीकेशन पार्ट भी आपको याद होना चाहिए, राइट। आगे आता है हमारा न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में जो पहली चीज़ आती है वो तो सबसे पहले रदरफोर्ड्स लॉ, रदरफोर्ड-सर्डी लॉ भी बोलते हैं इसको, राइट। उसके बाद डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं ये भी आपको आना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी निकलती कैसे है, फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेज एटॉमिक मास का जो ग्राफ होता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा आयरन हमेशा पीक पे है, मतलब आयरन का जो न्यूक्लियन है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, राइट। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए कि इस ग्राफ से हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, राइट।
उसके बाद अल्फा और बीटा डीके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा डीके में जनरली कुछ चेंज होता नहीं है, इसलिए उसको लिखा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद फ्यूज़न और फिजन में क्या क्या चीज़ें होती है, किस में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, राइट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसके बाद अल्फा बीटा और गामा रेस में कंपैरिजन आपको आना चाहिए, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, किसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, राइट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बाद आता है यार हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में बैंड एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशन, और इसका जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर की हमारी जो बैंड एनर्जी होती है कितनी होती है, सिलिकॉन की कितनी होती है, एनसीईआरटी में पॉइंट दिए गए हैं, तो आपके पेपर में आने के चांसेस पूरे बने हुए रहते हैं, राइट। फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग आपको काफ़ी डिटेल में आनी चाहिए। और डायोड्स इन अ सर्किट, इसका जेई 2020 में भी सवाल आ चुका है, राइट, नीट में भी काफ़ी पूछे जाते हैं यार। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना होता, केवल क्या देखना है कि अगर फॉरवर्ड बाइस है तो आप उसको एक वायर ही मान लोगे, और अगर रिवर्स बाइस में कनेक्टेड है तो आप बोल दोगे कि यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक हो रखा है, राइट। केवल इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है यहाँ पे। इसके बाद आता है जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, और फिर फोटो डायोड और फोटो डायोड का ग्राफ, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और उसके ग्राफ्स, राइट। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज भी आपको याद रखने हैं। लॉजिक गेट्स, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है और बहुत आसान क्वेश्चन बनता है। 3 तरह के गेट, एंड और नॉट गेट, और इन्हीं को कंबाइन करके नैंड गेट और नॉर गेट बनाए जाते हैं, राइट। और इन पे बेस क्वेश्चन हमारे जेई और नीट में पूछे जाते हैं। और ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं इनकी, ये भी आपको आनी चाहिए। अब आते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम पे। तो यार कम्युनिकेशन सिस्टम थ्योरेटिकल चैप्टर है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी खोलो, आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो इन चीज़ों को, राइट। आपको थ्योरेटिकल चैप्टर के लिए कोई अदर रेफरेंस बुक को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जनरली, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, चाहे जेई हो चाहे नीट हो, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हमें दिया जाता है, राइट। अब देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम से आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए यार, जैसे ट्रांसमीटर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है, एम्पलीफायर्स क्या होते हैं, राइट। और ऐसी कुछ 12-13 टर्मिनोलॉजीज एनसीईआरटी में आपको दी गई हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव प्रोपगेशन आपका क्या होता है, ये भी आपको आना चाहिए। बैंडविड्थ फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, टीवी के लिए क्या होती है, एफएम के लिए, एएम के लिए, मोबाइल फोन्स के लिए, सेल फोन के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, राइट। ये बैंडविड्थ आपको याद करनी पड़ेगी, राइट, क्या पता आपके पेपर में आ सकती है। नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए रहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन के, राइट। और इसके बाद आते हैं डायमेंशन एंड एरर। तो यूनिट एंड डायमेंशन का भी काफ़ी ज़्यादा इस बार क्वेश्चन पूछे गए थे जेई में, और एरर के क्वेश्चन आई थिंक 2 या 3 शिफ्ट में आए थे, ज़्यादा में नहीं आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट। तो यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हुए आनी चाहिए। और डायमेंशंस में यार हम इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, डायमेंशन का कोई फॉर्मूला हमको बनाना है और कैसे बनाते हैं, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये तो आने ही आने चाहिए। ये आपका नीट, जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस बिट सेट, इन पेपर्स में ये क्वेश्चन लगभग गारंटीड होता है यहाँ से, राइट। 75% की प्रोबेबिलिटी लेके चलो आप यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस। और उसके बाद यार हमारा समेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या एरर होते हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको इतना टॉपिक्स आते हैं यार तो आपका 80% पेपर तो पक्का श्योरिटी से आप करके आ सकते हो, राइट। 80% पेपर आपका केवल इन टॉपिक से इंश्योर हो जाता है, राइट। और आपके लिए यार एक इन्फॉर्मेशन है कि इस चैनल पे मैं खुद शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ यार, खुद मैंने टाइप किए हैं। पहले मेरे नोट्स हैंड रिटन थे यार, पर हैंड राइटिंग उतनी साफ नहीं है, तो इस वजह से मैंने उनको टाइप किया है। तो आज आपको स्ट्रेट लाइन के, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन 2 डायमेंशन के नोट्स में डाल दूंगा। साथ ही साथ यार आगे भी बाकी के चैप्टर्स के भी मैं नोट्स यहाँ अपलोड करता रहूँगा। और स्ट्रेट लाइन के नोट्स में आपको दिखा देता हूँ यार, ये कुछ इस तरह के हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, फॉर्मूलेज आपके सारे कवर्ड अप होंगे, आपका कोई फॉर्मूला नहीं छूट रहा होगा। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी लिया हुआ होगा, राइट। तो ये आपके स्ट्रेट लाइन्स के नोट्स, कुछ ट्रिक्स भी दी हैं कि किस ट्रिक से आप किस क्वेश्चन को कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरीके से मोशन इन 2 डायमेंशन के नोट्स हैं आपके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक प्रोजेक्शन आपका बनाया हुआ है, रिलेटिव वेलोसिटी आपकी, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रेनमैन प्रॉब्लम्स, प्रोजेक्टाइल कोलाइड कब करेंगे, जनरली एडवांस फोकस है, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, और बस। और इसी के साथ यार कुछ क्वेश्चन भी मैंने बनाए हैं जो मैं इसके अगली पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो हर एक चैप्टर के यार फिजिक्स के आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यार। तब तक के लिए चलते हैं, हैव अ गुड डे एंड बाय।